आओ बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये है जी आपका ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण का मतलब समझो, का सिद्धांत। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। संरक्षण का मतलब ज्यो का तो, समझ गए? संरक्षण का मतलब क्या? ज्यो का त्यों, यानी कि ऊर्जा हमारी ज्यो की त्यों रहेगी। यही है बस, और कुछ नहीं। ऊर्जा क्या रहेगी हमारी? ज्यो की त्यों। वो किस तरह? इसको इस तरह भी आप कह सको कि जो आपकी ऊर्जा है, ना ही तो आप उसको बना सकते, समझ गए, और ना ही उसको आप नष्ट कर सकते। आपके हाथ में क्या है? ओनली बदलना। यानी कि ये आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये दूसरे प्रकार की ऊर्जा है। आप उनको बस एक दूसरे रूप में बदल सको, समझ गए? तो बस यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि न तो ऊर्जा बनाई जा सकती न नष्ट की जा सकती, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, और उनमें से आपको आज हम बता देंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले आपको जानना होगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा क्या हो। ठीक है, तो इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि जो आपका कोई भी पिंड हो, ठीक है, उसमें मेनली दो ऊर्जा हो। कौन कौन सी? एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। ठीक भाई, एक है आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा गति के कारण होगी और स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति, यानी कि किस स्थिति में है वो, उसके कारण होगी। ठीक है, अच्छा, तो पिंड में ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ भी हो सके, समझ रहे? तो ये दोनों ऊर्जा आपकी पिंड में एक साथ भी हो सके, तो अगर जो हम इन दोनों का जोड़ कर दें, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का हम क्या कर दें? जोड़ कर दें, तो उसको बोल लेंगे हम कि जी ये पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है। समझ गए? क्या समझे? अगर जो हमने किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है, तो बस आप क्या करो, किसी भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा अगर जो आपको निकालनी है, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और जी उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, आपको उसकी यांत्रिक ऊर्जा का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बतावे था कि भाई न तो ऊर्जा बन सकती और न ही नष्ट हो सकती, क्या होगा, एक दूसरे के रूप में बदली जा सके। तो हम आपसे क्या दिखावेंगे? एक एग्जाम्पल दिखावेंगे। ठीक है, वो ऊर्जा संरक्षण का एक एग्जाम्पल कह लो, उदाहरण है। ठीक है, क्या होगा कि हम कोई पिंड लेंगे, ठीक है, उसमें पिंड की यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इन दोनों का जोड़ बराबर रहेगा। ठीक है, यानी कि ये इसमें बदल जाएगी और ये वाली इसमें बदल जाएगी, यानी कि इस ये गतिज यांत्रिक में चली जाएगी, यांत्रिक गतिज में आ जाएगी, लेकिन जोड़ फिक्स रहेगा। तो अगर जो हम ऐसा कर दें तो हमारा ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ से इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगा।
यानी कि इसकी पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो बस आ जाओ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक भाई, तो जो हमने इसका वेरिफिकेशन करना है वो करना है कि हमने क्या करना, कोई हम पिंड लेंगे और उसको मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, गिरता हुआ पिंड, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, ये क्या करेगा, हमारी जो वो यांत्रिक ऊर्जा भी तो ऊर्जा ही है, तो ये बताएगा कि किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा अगर जब वो गिर रहा है तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान कांस्टेंट रहे। तो यानी कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, या मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। समझ गए? देखो, जो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, और हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रूफ करना। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसके पता नहीं कितने एग्जाम्पल, लेकिन हमने अपने सिलेबस के हिसाब से क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत, उसमें क्या होगा कि उसका सिद्धांत, इस बहुत बड़े सिद्धांत का एक एग्जाम्पल क्या वो हो गया, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो उसमें क्या है, उस सिद्धांत में ये है जी कि E=K+U हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो आ जाओ भैया, सिंपल है बहुत। देखो किस तरह करेंगे, ये हो गया हमारा पृथ्वी तल, दिखा, अब तो दिख गया होगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी तल। अजी लो, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक पिंड है हमारा ये, इसका द्रव्यमान क्या है, मान लो m। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है पृथ्वी से, h ऊंचाई पे। तो जी ये हो गया आपकी h मीटर। ठीक है, ये होगी बिल्कुल खड़ी ऊंचाई है ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें 3 पॉइंट लेंगे। मान लो अगर जो हम इसको यहाँ से छोड़ दें तो यहाँ होगा, उसके बाद फिर ये एज चलता आपका चलता यहाँ आ जाएगा, मान लो कहीं भी बीच में कोई भी एट रैंडम पॉइंट आ जाएगा, और फिर चलता ये यहाँ से आके गिर जाए। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, मान लो ये आपका पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ये बी, और ये हो गया सी। ठीक है जी, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम
ए पे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे और गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर उसको जोड़ के दिखा देंगे। फिर बी पे वस्तु की, ये पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे और गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, उसको जोड़ के दिखा देंगे। और फिर सी पे स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, गतिज निकाल लेंगे और फिर उसको जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, तो अब आप इस पे हेडिंग लगाओ कि बिंदु ए पर उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी थी। तो ये आगे बात, अभी हम सारी बात कहाँ की करेंगे, बिंदु ए पर। आओ जी, बिंदु ए पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी, हाफ mv²। वेग कितना है, वस्तु खड़ी हुई है तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, 0। और जो अगर जब मैं उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ लूँ आपसे तो आप बता दो mgh होगी। दोनों का जोड़ 0 + mgh, तो ये होगी आपकी mgh। याद रखनी है आपको, ठीक है। और हाँ, इससे पहले आप एक काम करो, मान लो ये आपका पॉइंट था और ये कितनी दूरी होगी, इसको x मान लो, मान ली। तो ये कितनी बची, h - x। इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक जी। तो बिंदु ए की कहानी निमटी। अगर बात अब जो कौन से बिंदु की आवेगी, बिंदु बी। बिंदु बी कोई भी पॉइंट हो सके, यानी कि हमने इस पूरी यात्रा के सारे पॉइंट ले लिए क्योंकि हमने एट रैंडम लिया। तो बस अब आप हेडिंग लगा दो, बिंदु बी पर क्या हुआ, बी पर जो हमने इसकी, हम के को निकालना चाह रहे, पहले के को निकाल लो या यू का निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर जो हम बिंदु बी पर के का मान निकालना चाह रहे हैं तो हमने वहां से उसका वेग चाहेगा और वेग में उसका स्क्वायर है, यानी कि चाहे तो आप उसका v का वैल्यू निकाल लो या v² की वैल्यू निकाल लो, फिर हाफ mv² कर दियो, ठीक है। इस पर क्यों, देखो बात सुनो, तो जैसे आप इसको यहाँ से छोड़ोगे तो इसका वेग बढ़ता नहीं जाएगा, ये गुरुत्वाधीन गति नहीं है, समझ गए। तो बस उससे पहले आपको उसका वेग निकालना है, तो इसमें लगा दो गति की तृतीय समीकरण से। तो अंतिम वेग यानी कि v² = प्रारंभिक वेग क्या था, 0, ठीक है। तो यानी कि u का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, नीचे को आ रही तो यानी कि प्लस, और g h क्या हो, जितनी उसने आते हुए दूरी तय करी, तो यहाँ से x है। तो आप यहाँ से चाहे v का मान निकाल लो या v² को जो का तो रहने दो, तो ये आ जाएगा v² = 2gx। ठीक है। तो अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लो, हाफ m, v² की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये आ गया 2gx, 2 से 2, ये आ गया आपकी mgx। और अब यहाँ से आप u की वैल्यू भी निकाल लो, u की वैल्यू क्या हो, mg। और ये वैल्यू क्या हो रही थी कि वो पृथ्वी से कितनी ऊपर रखी है। तो देखो यहाँ से जब वो आ जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो अब ये पूरी h नहीं ली जानी, अब कितनी ली जाएगी, सिर्फ ये। तो यहाँ से आ जाएगा आपका h - x। अगर जो आप इसको खोल लोगे तो ये आ जाएगा mgh - mgx। तो अब अगर जो हम e की वैल्यू निकाल लें तो k + u,
के की वैल्यू पहले लिख लो, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये से कैंसिल हो गया, क्या बचा एम जी एक्स, एम जी एच सॉरी एम जी एच। तो पहले भी ए पर भी कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा एम जी एच थी, और जी बी पर भी यांत्रिक ऊर्जा कितनी थी एम जी एच। तो यानी कि यहाँ से भी यांत्रिक ऊर्जा उतनी, यहाँ से भी उतनी। अब यहाँ देख लो जी, अब आ जाओ जी बिंदु सी पर। बिंदु सी पर देखो हम दोनों का जोड़ करना है, ठीक है। तो पहलो इसकी हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फिर हमने v की वैल्यू चाहिएगी, तो हम फिर वही तीसरी समीकरण लगावेंगे। तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने v कहाँ देखना, यहाँ से होती है, अब जब फिर बढ़ गया होगा तो वी स्क्वायर यहाँ से ही देखेंगे, यहाँ से भी कर सको थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, तो गति की फिर तृतीय समीकरण लगाई आपने, तो वी स्क्वायर इक्वल टू प्रारंभिक वेग, वो यहाँ से 0 ही था, ठीक है, प्लस कितनी कितनी यानी कि प्रारंभिक से वेग से इसने कितनी दूरी तय कर ली, वो है होगी h। तो अब यहाँ से आ जाएगी 2gh, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2gh। फिर अब इसका सिंपल से के की वैल्यू निकाल लो, यानी कि बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, समझ में आ रहा। और जी फिर ये आ गई आपकी कितनी एम जी एच, ये हो गया आपकी के की वैल्यू। अच्छा जी, और अगर जो हम आपसे पूछे कि यहाँ से स्थितिज ऊर्जा, तो वो हो जाएगी आपकी एम जी, बताओ बिंदु सी पर ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, 0, ठीक है, 0 होगी, तो एम जी 0 वैल्यू 0। अब फिर आप ई की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हुआ के प्लस यू, के की वैल्यू एम जी एच। तो यानी कि इससे हमने क्या पता लगा कि अगर जो हमारा कोई गिरता हुआ पिंड है, यहाँ से पिंड हमारा कोई गिर रहा है, तो उसकी यहाँ से गतिज ऊर्जा 0, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसका वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ऊंचाई घटती जाएगी तो उसका स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। क्या होगा, वो स्थितिज ऊर्जा आपकी खत्म नहीं हुई, क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, समझ गए। और बस अब इससे हम क्या कह सके कि ए पे भी वही, ए पे के प्लस यू वही कांस्टेंट, और जी बी पे के प्लस यू एम जी एच, और सी पे के प्लस यू, यानी कि ई की वैल्यू हर जगह समान रही। तो इस प्रकार ये आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की इस प्रकार से पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघट। और जी संघट क्या हो, बस संघट का मतलब कोलिजन, ठीक है, संघट का मतलब कोलिजन हो गया। और जी कोलिजन का मतलब टक्कर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, ये एक आपकी टक्कर ही है संघट। तो अगर जिसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जो बाई चांस फिर भी, तो आप क्या कह दोगे कि जब नियत वेग से चलने वाली वस्तुएं आपस में टकराती है, इस घटना को क्या कहते हैं, संघट कहते हैं। कि ये आपकी ए वस्तु है, ठीक है, ये आपकी ए वस्तु हो गई, और ये मान लो u वेग से चल रही है, u1 से चल रही, और फिर ये आपकी b वस्तु है, ये आपकी u2 वेग से चल रही, मान लो इसका कम है, छोटा है, तो इसको टक्कर मार देगी। तो जब इनकी टक्कर होगी तो उसको हम क्या कह देंगे, संघट कह देंगे, ठीक है। u1 u2 को क्या कह देंगे,
कि भाई ये उनके संगत से पहले चले गए हैं। फिर क्या होगा, टक्कर के बाद इसका वेग कुछ और हो जाएगा और इसका वेग कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो मान लो इसका घट गया या घटेगा ही, तो इसको बोल लेंगे कि ये पहली वस्तु का संघट के बाद का वेग हो गया, यानी कि अंतिम वेग हो गया। इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे। और जी इसमें क्या हुआ कि ये आपका दूसरी वस्तु का संघट के बाद का वेग हो गया v2। द्रव्यमान तो संघट के पहले और संघट के बाद वही रहे। ठीक है। तो अब आपको इसमें दो प्रकार के संघट पढ़ने हैं। ठीक है, एक है आपका प्रत्यास्थी संघट और दूसरा है आपका अप्रत्यास्थी संघट। इसमें क्या है, इन दोनों में, इसमें दो आपको संरक्षण पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला है संरक्षण संवेग संरक्षण और दूसरा है आपकी गतिज ऊर्जा का संरक्षण। संरक्षण का मतलब हमने आपसे बता रखा कि जो का तो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ अगर जो ये, फिर हम वही बात बता रहे, ये आपकी एक वस्तु है, मान लो इसका नाम ए मान लीजिए, द्रव्यमान m मान लीजिए, ये अपने किसी वेग से जा रही। ठीक है, और ये आपकी दूसरी वस्तु है, b है, द्रव्यमान m2 है, ये आपके u1 वेग से जा रही, ये आपके u2 वेग से जा रही। टक्कर हो गई, फिश क्यों? फिर इसका वेग बदल गया, क्या हो गया, इसका वेग बदल के v1 हो गया और इसका वेग बदल के क्या हो गया, v2 हो गया। ठीक है, वस्तु वही है, द्रव्यमान भी वही है। टक्कर के बाद द्रव्यमान थोड़ा ही बदलेगा, फूटती नहीं है। अगर जो फूट जाती, टूट फूट होती तो काम गड़बड़ हो जाता। अच्छा, तो अगर जो हम कह रहे हैं कि संवेग संरक्षण, तो संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि हम, ये एक पूरा एक किस्म का निकाय ही है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है दो पिंडों का, ये भी पूरा दो पिंडों का सिस्टम ही है। तो अगर जो हम कहते हैं कि संवेग संरक्षित रहा, यानी कि संवेग जो का तो रहा, तो हम इसका संवेग निकाल लें, इसका संवेग निकाल लें और उसको जोड़ दें। मान लो वो आ गया आपका, कितना आया वो आ गया आपका x। ठीक है, और ये है संघट के पहले निकाय का संवेग, यानी कि इसका संवेग निकाल लिया, इसका संवेग निकाल लिया और उन दोनों को जोड़ दिया, वो मान लो x आ गया। फिर यह है संघट के बाद, फिर इसका हमने संवेग निकाल लिया, इसका संवेग निकाल लिया। ठीक है, और वो आ गया मान लो y। तो अगर जो x और y आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि पिंडों का संवेग संरक्षित रहा, यानी कि जो क्या त्यों रहा, वो बदला नहीं। समझ गए? और अगर जो ये बदल गया, अगर जो ये बदल गया तो हम कह देंगे कि जो ये निकाय था इसमें संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग बदल गया। सिंपल, समझ में बात आ रही? कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं। ठीक है, क्या करना है, संवेग को जोड़ेंगे किस तरह, अगर जो हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे तो इसका संवेग जोड़, देखो क्या होगा, इसका संवेग क्या होगा, m1 संवेग क्या हो, द्रव्यमान गुणा वेग, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया x की वैल्यू, ये तो है x, और x क्या है, संघट के पहले निकाय का संवेग। निकाय में सबका जोड़ा जाए, यहाँ दो पिंड है, 3 भी हो सके, 4 भी हो सके, 5 भी हो सके, कितने हो सके। ठीक है, समझ गए? और फिर
अगर जो हम कह रहे हैं कि संघट के बाद का संवेग बताओ निकाय का, पूरे निकाय का, तो पूरे निकाय का निकालना तो जोड़ लो, तो ये जुड़ के इसका निकाल लो m1v1 और जी प्लस ये क्या हो जाएगा m2v2। ये हो गया आपकी v की वैल्यू, ओ सॉरी v की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू। ये क्या हो गया निकाय का संघट के बाद का संवेग, यानी कि टक्कर के पहले का संवेग है, ये टक्कर के बाद का संवेग है। समझ गए? अच्छा जी, तो अगर जो x बराबर y हो जा तो हम कहेंगे कि संवेग जो का तो है और संवेग संरक्षित है, यानी कि घटा बढ़ा नहीं, जो का तो है। अच्छा, इसी प्रकार से बात आती है गतिज ऊर्जा का संरक्षण। तो वही बात भाई, अब ये दोनों पिंड यहाँ भी गति में है, यहाँ भी गति में है, तो इनमें गतिज ऊर्जा होगी या होगी नहीं। तो अगर जो निकाय की हम पहलो गतिज ऊर्जा निकाल लें संघट के, और फिर संघट के बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लें, और मान लो अगर हम उसको x कह रहे, पहले संघट की गतिज ऊर्जा, निकाय का मतलब सबकी जोड़ दो, तो अगर जो हम पहलो संघट के पहले की निकाय की पूछ रहे तो इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लो, इसकी निकाल लो, फिर जोड़ दो, वो आगे मान लो x। फिर हम कह रहे हैं कि संघट के बाद की गतिज ऊर्जा बताओ निकाय की, तो निकाय है तो इनके सबकी गतिज ऊर्जा जुड़ेगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लो, इसकी निकाल लो, उसको जोड़ दो, वो आ जाएगी y। तो अगर जो x बराबर होगा y, तो हम कह देंगे कि गतिज ऊर्जा जो कि तो है, और अगर जो ये ना हुआ तो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जो कि तो नहीं है, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, यानी कि थोड़ी बहुत ही कहीं से वेस्ट होगी। अच्छा जी, तो ये देख लो अब आपकी बात क्या है। अगर जो हम कह रहे हैं कि भाई x की वैल्यू बताओ, तो ये x क्या है निकाय की संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा। तो अगर जो हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इसका वेग u2 स्क्वायर। ये होगी x की वैल्यू। x की वैल्यू का मतलब एक बार फिर बता रहे, संघट के पहले निकाय की गतिज ऊर्जा। और अगर जो हम y की वैल्यू किस तरह आएगी, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा, तो द्रव्यमान तो वही है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझे जी? ठीक। तो जी अब आपने ये दो संरक्षण सिद्धांत पढ़ लिए, कौन कौन से, एक आपको संवेग का संरक्षण पढ़ा और एक गतिज ऊर्जा का संरक्षण। इसी के बेस पर संघट हमारे दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक प्रत्यास्थी संघट और एक अप्रत्यास्थी संघट। और जी प्रत्यास्थी संघट, पहला प्रत्यास्थी संघट इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों की दोनों चीज हमारी जो की तो रहेगी। अगर हम बात करें संवेग की, वो भी संरक्षित रहेगा, ठीक है, जो पहले वालों का जोड़ लोगे वो निकाय का आ जाएगा, संघट के पहले संवेग, फिर संघट के बाद का संवेग निकाल लोगे, वो संरक्षित रहेगा, तो यानी कि जो का तो रहेगा। तो प्रत्यास्थी संघट में निकाय का संवेग संघट के पहले भी और संघट के बाद भी दोनों जो के तो रहेंगे, तो हम कह देंगे कि इस संघट के दौरान निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि जो का तो रहता है। बात आती है गतिज ऊर्जा की। पहले सारे पिंडों की गतिज ऊर्जा का जोड़ कर लो, बाद वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा का जोड़ कर लो, दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। फिर क्या कह देंगे कि इस संघट के दौरान निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो यानी कि इसमें दोनों चीज संरक्षित रहेगी।
इसके एक दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हो गया, वो बिलियर्ड गेम हो, उसमें मैं इस तरह बॉल सी रखी रहे नहीं क्या, इस तरह, और फिर वो एक स्टिक सी हो, फिर ठुस क्यों इस तरह करे, फिर वो दूसरी बॉल से टच हुआ है, समझ गए। तो वो बिलियर्ड गेम, यानी कि वो बिलियर्ड उनमें आपस में जो संघट होगी, वो टक्कर होगी, वो प्रत्यास्थी संघट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आगे चल के आपको बताई जाएगी आदर्श गैस, उसके अणु आपस में टकरावेंगे, ठीक है। तो उनमें जो टक्कर होगी वो प्रत्यास्थी संघट है, यानी कि इन दोनों में आपके असंवेग संरक्षित रहेगा और ये गतिज ऊर्जा वह संरक्षित रहेगी। दूसरा ये है आपका अप्रत्यास्थी संघट, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा जी, ये है आपका दूसरे वाला, इसमें आपका संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि आप पहले वालों का सबका संवेग जोड़ लो, बाद वालों का जोड़ लो, वो तो बराबर रहेगा, यानी कि वो तो होगा संरक्षित, वो तो होगा ज्यो का तो। लेकिन क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, आप पहले वाले की जो एनर्जी जोड़ोगे, गतिज ऊर्जा जोड़ोगे, और बाद वालों की जो एनर्जी जोड़ोगे वह बराबर नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि गतिज ऊर्जा आपकी संरक्षित नहीं रही, ठीक है। और अगर जो इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात है, आप कोई बंदूक लो, ठीक है, और उससे गोली कोई रेत के बोरे में मारो या किसी लकड़ी में, यानी कि काम ऐसा होना चाहिए को धस जाए, ठीक है, टकरा के वापस ना आए, तो वहां से वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अप्रत्यास्थी संघट का, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, ये बात समझ में आ गई, इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। आगे पढ़ना है हमें एक विमीय प्रत्यास्थी संघट। तो देखो इसके नाम से ही एकदम क्लियर है, एक विमीय, एक विमीय का मतलब जो सारे वेग होंगे, ठीक है, वे एक ही दिशा में होंगे, यानी कि एक सरल रेखा में होंगे। एक ही दिशा तो कहना कुछ गलत हो गया, एक ही रेखा में होंगे सारे के सारे वेग, ठीक है। तो यानी कि एक वी में है सारे वेग एक ही लाइन, चाहे वो इधर में हो लाइन में, चाहे इधर में हो, यानी कि सारे वेग संघट के पहले वाले भी, संघट के बाद वाले भी क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। अच्छा जी, प्रत्यास्थी, यानी कि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और आपका संवेग भी संरक्षित रहेगा। अच्छा, अब इसको हमें पढ़ना है डिटेल में। अब मान लिया कि ये हमारी वस्तु क्या है, ए, और ये u1 वेग से भागी जा रही है, द्रव्यमान इस वस्तु का m, इसके थोड़े से आगे कोई दूसरी वस्तु है, द्रव्यमान m2, नाम b, वेग u2, ठीक है। तो ये आपका सदिश राशि है वेग। तो देखो ये हमने बड़ा बनाया, यानी कि यहाँ दिशा दोनों की सेम है और एक ही दिशा है, यानी कि एक ही लाइन में है। तो यहाँ से बड़ा बनाया, यानी कि इसका परिमाण ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये इसको टक्कर मार देगा। अगर जो इसकी कम हो जा तो इससे टक्कर करना ही नहीं कभी भी, ये आगे चले जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा, समझ गए। तो जी फिर क्या होता है, संघट हो जाती है, टक्कर हो जाती है। संघट के बाद मान लो यहाँ से ढुढुम जैसी हो गया, और फिर आगे क्या होता है, आगे इन दोनों के मान लो संघट के बाद वेग बदल गए। इसका वेग हमने नहीं पता कितना हुआ, बस ये पता है कि v1 हो गया, और जी इसका वेग कितना हो गया, v2, ठीक है, v2। द्रव्यमान उतने ही, मान लें टूट फूट नहीं हुई, जिस तरह बिलियर्ड गेंद हो उनमें कोई टूट फूट हो गए, ठीक है, b हो गया, और ये आपका a, और द्रव्यमान m1 ही रहा,
अच्छा जी, तो देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर जो हम इनका संवेग निकाल लें, ठीक है, और संवेग प्रत्यास्ती है तो इसमें संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि हम क्या कह देंगे, बस संवेग संरक्षण के नियम से, यानी कि संवेग संरक्षित है और रहेगा, तो बस हम सीधी सी बात क्या कह देंगे कि अगर जो हम m1 u1 संवेग हो गया m1 और जी u1 m1 u1 प्लस m2 u2 निकाल लें, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें, तो वो बराबर किसके आ जाएगा, m1 v1 के प्लस m2 v2। सिंपल है जी बात। तो यानी कि क्या हो गया कि यहाँ से हमारा ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमने ये बात लिख दी। और चूंकि हमारी यह सारी दिशा द्विवी में तो नहीं है, एक वी में है, यानी कि एक रेखा में है, तो जब भी बात एक रेखा की हो जाए तो हमारे सदिश राशि अदिश जोड़ घटाव का पालन करने लगती है। सिंपल। तो यहाँ से क्योंकि सब कुछ एक दिशा में है तो हम यहाँ से इसको इनके केवल हम परिमाण पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये एक लाइन में। तो अगर जो हम केवल इनके परिमाण की बात करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई जी। अच्छा, अब जो काम को रख गया, हमने बहुत कुछ प्रूफ करना है, इसको थोड़ा सा आप बदल के लिखो। किस तरह लिखना, m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो, तो क्या है होगा m1, ये इधर आवेगा तो m1 कॉमन आवेगा, तो u1 माइनस v1 बराबर m2 वाले हमने इधर रखे, तो ये v2 तो यहीं रह जाएगा, ये इधर आवेगा तो हो जाएगा माइनस u2। समीकरण नंबर इसको 1 बना लो, और इनको जिसे हम मिटाते जाएंगे इनको आप याद रखते जाना। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो ये हुआ हमारा, क्या लिखेंगे हम इसमें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्योंकि हमारा संवेग एक दिशा में था तो हमने इनके परिमाण पर बात करी, तो ये अब जो हमारा बिल्कुल सिंपल अदिश के जैसा ही हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा के संरक्षण। गतिज ऊर्जा भी तो संरक्षित रहेगी, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, उसमें भी हमने ये बात लिखनी है। क्या लिखेंगे उसमें, उसमें ये हो जाएगा आपका अगर जो मैं यहीं से करना चाहे हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये पहले वाली और फिर ये बाद वाली, आगे यही फिर वही हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। और जी क्या होएगा, ये हाफ तो सारे में से कैंसिल हो जाएगा, ये सब में आप, यानी कि हाफ से आप इधर से आप कॉमन ले लो इधर से, ये तो या पूरी समीकरण में 2 की गुणा कर दो, ये तो गया काम से। अच्छा, फिर आप m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, जब आप ये करोगे तो ये u स्क्वायर में आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये u1 का स्क्वायर, ये v1 का स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर, ये u2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और खोल लो, जब आप इसको खोल लोगे m1, ठीक है, तो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जी u1 माइनस v1 और फिर u1 प्लस v1 इज इक्वल m, v2 प्लस u2, चाहे जोड़ लिख लो चाहे घटाव लिख लो, और जी v2 माइनस u2। समझ में आ गई। पीछे जो समीकरण थी वो कुछ इस तरह थी, m1 u1 माइनस v1 और जी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2।
तो ये हमारी समीकरण कौन सी आ गई? दूसरी। अब अगर लिख देंगे कि समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो ये साफ हो जाएगा हमारा, ये साफ और जी ये साफ। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आ गई। अगर जो हम इसको भी सोल्व करें, ये भी अगर सोल्व होगी। ठीक है, वो किस तरह होगी देखो जी, वो सोल्व इस तरह होगी भैया। देखो, अब एक काम करो, u1 एक तरफ ले लो, ये v यानी कि u वाले एक तरफ, v वाले एक तरफ। तो क्या अगर जो हम लिखना चाहें तो ये u1 इधर आया माइनस u2 बराबर, ये इधर आया ये इधर जा, तो ये हो गया v2 माइनस v1। ठीक है, u1 माइनस u2 बराबर, माइनस कॉमन ले लो, बता दो v1 माइनस v2। देखो यहाँ ये a के वेग में से b का वेग घटा, तो ये आपेक्षिक वेग बन गया। यहाँ भी फिर वही a के वेग में से b का वेग घटा, तो ये संघट के पहले का आपेक्षिक वेग था, ये संघट के बाद का आपेक्षिक वेग है। दोनों की वैल्यू बराबर है, दिशा उल्टी है। तो बस आप यहाँ क्या कह दोगे कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, वस्तुओं का आपेक्षिक वेग समान रहता है। ठीक है, लेकिन दिशा बदल जाती है। ये बात लिख दो। अब इस समीकरण को मान लो 3। ठीक है, और अब यहां से जो हमने पहली समीकरण लिखवाई थी, पहली हमारी समीकरण क्या थी उसको याद करो। वो थी हमारी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और जी v2 माइनस u2। ये थी, ये हमारी थी पहले वाली। तो देखो यहां से अगर जो हम v1 का मान निकाल लें और v1 की वैल्यू, देखो यहाँ v1 एक जगह तो आया, और v1 की वैल्यू पुट कर दे, तो u2 का मान पता, m1 का पता, m2 का पता, तो यानी कि हम v2 का मान आ जाएगा हमारे पास, फिर v2 का मान आ जाएगा। और अगर जो हम यहाँ से v2 का पुट कर दें, समझ रहे, तो हमारे पास यहाँ से v2 का v2 की वैल्यू आ जाएगी, और v2 की वैल्यू हम इसमें रख दें तो हमारे पास v1 का मान आ जाएगा। समझ गए? तो बस हमें अब यही काम करना है। एक बार यहाँ से निकाल के हमने v1 की वैल्यू इसमें पुट करनी, v2 का मान निकाल लेंगे, और फिर दूसरी बार v2 की वैल्यू, इस v2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल गई, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो u1 माइनस u2 माइनस v1, और ये वैल्यू हमने फिर इसमें पुट कर देनी है, तो हमारा काहे का मान आ जाएगा, v1 का मान। ठीक है, आओ करना बता रहे भाई। तो जी अब हम समीकरण 3 से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, v1 बराबर v2 प्लस u2 माइनस u। ठीक है, और ये वैल्यू हमने समीकरण 3 में रख देनी है। समीकरण 3 क्या थी, m1 u1 माइनस v1, तो v1 यानी कि साइन पलट देंगे, माइनस u2 और जी प्लस u। समझ में आ गई बात? आगे हो जो तो ही रहेगा m2 इंटू v2 माइनस u2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो u1 2u1 हो जाएगा, और जी m1 2u1 माइनस v2 और जी माइनस u2 इज इक्वल टू, इनको खोल लो, m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब इनको भी खोल लो, तो ये आ जाएगा 2m1 u1 माइनस m1 v2 और m1 u2।
M2V2 माइनस M2U2। अब U2 वालों ने एक देखो कुछ कट तो नहीं रहा, देखो 2M1U1 और जी ये आपका भाई हमारे हिसाब से तो कोई कट नहीं रहा। तो अब एक काम कर लो, V2 तो एक तरफ ले लो और बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा दो, क्योंकि हमने V2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो देखो इसको एक काम करो, V2 इधर रखना, तो इसको ले चलो इधर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा 2M1U और जी माइनस M1U। एक तो ये बचा हमारा यहाँ से, और इसको ले चलो आप इधर, और यहाँ से इसको ले लो इधर, समझिए, प्लस M2U इज M2V2। ये तो यहाँ था ही, और हमने V2 सारे मतलब V2 वाले एक तरफ बचते एक तरफ, तो ये आ गया आपका प्लस M1V2। सिंपल है जी। आगे इसको हम इधर सोल्व कर रहे हैं और इसको इधर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा अब, इसमें से V2 कॉमन आ जाएगा। क्या क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई कुछ। देखो ये देखो ये तो हमारा M2V2 था, M2V2 तो यहाँ था ही, और हमने ये V2 वाला इधर ले गए, यानी कि प्लस M1V2। हाँ ठीक है। तो देखो जी क्या होएगा, V2 हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा M1 प्लस M2 बराबर। अब इनको एडजस्ट करो, तो ये तो हो जाएगा आपका 2M1U1, सिंपल है। और यहाँ से आप M2 कॉमन ले लो, M2 नहीं U2, तो जब आप U2 कॉमन लोगे इधर, तो अंदर क्या बचेगा M2 माइनस M1। और जी बस एक लाइन और रह गई लास्ट, इसकी भाग दे दो, तो ये हो गया V2 इक्वल टू, दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2M1U1 वेग है, इसको अलग रखो, तो जब भाग हुई तो ये आ गया M1 प्लस M2, ठीक है। और ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का अनुपात है, और इसको रख लो आप अलग, प्लस, और ये फिर वही है M1 माइनस, ये फिर यहाँ से गड़बड़ हो गई, अरे यार गड़बड़ क्यों हो गई, ये U2 था, U2 हम M2, ठीक है, तो यहाँ से M2 ही तो था यार ये, तो ये M2 माइनस M1, और भाग कहाँ से बचेगी M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा आपका U2। तो ये आ गया आपकी V2 की वैल्यू, काय के पदों में, द्रव्यमान और जी प्रारंभिक वेग के पदों में, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे, समीकरण 3 से हमने V1 का मान निकाला था, अब हम समीकरण 3 से ही V2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम V2 का मान निकाल लेंगे तो वो कुछ किस तरह होएगा, देखो, तो V2 की जो आपकी वैल्यू आएगी समीकरण 3 से, वह क्या आएगी, ये V2 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2, और फिर ये हमने दोबारा से फिर उसमें रखनी, ठीक है। ये फिर दोबारा से हमें उसी तरह ही रखनी है जी, कौन सी में, समीकरण नंबर 1 में।
तो V2 की तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये, और फिर सेम टू सेम वो भी इस तरह से सोल्व होगा, और वो सोल्व होकर क्या आएगा वो हम आपसे बता रहे कि वो सोल्व होकर आएगा क्या। तो सोल्व करके और एडजस्ट करके जो आपकी V1 की वैल्यू आएगी वो बता रहे हम, सोल्व कर लो, आसान है बहुत। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, M1 माइनस M2 अपॉन बटे में वही M1 प्लस M2, ठीक है। और फिर यहाँ वही सेम टू सेम U1 और जी प्लस 2M2 और जी बटे में फिर वही M1 प्लस M2 और ये फिर यहाँ से U2। ये आई आपकी V1 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू हमने प्रूफ करके बताई थी, वो क्या आई थी, अभी प्रूफ की थी ना, उसकी वैल्यू थी 2M1 और बटे में तो वही चलेगा M1 प्लस M2, द्रव्यमान का अनुपात हो गया U1 प्लस, और यहाँ से क्या था M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है, M1 प्लस M2 और ये था U2। सिंपल है जी। अब इसमें देखो, ये पहले यानी कि वस्तु A का संघट के बाद का वेग है, और ये वस्तु B का संघट के बाद का वेग है। यानी कि जो हमने M1 M2 की वैल्यू पता हो और दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक वेग पता हो, तो हम ये पता कर देंगे कि संघट के बाद इस वस्तु का यानी कि पहली वस्तु का वेग कितना हो जाएगा और दूसरे का कितना हो जाएगा। समझ रहे, संघट के बाद भाई हमारे पास U1 की वैल्यू भी रहेगी, U2 की भी, ठीक है भाई। देखो कितनी कितनी सी चल रही थी हमें, ठीक है। फिर क्या हुआ, द्रव्यमान हमको पता रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यानी कि संघट के बाद पहले वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, दूसरे का वेग कितना हो जाएगा, ये हम निकाल दें। अब इसमें हमें क्या करना है जी, स्पेशल लेकर चलेंगे, यानी कि 3-4 स्पेशल कंडीशन लेंगे, ठीक है, और उनकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पहली क्या है, यदि वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हो, ठीक है, यानी कि क्या कर दिया हमने, वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर कर दिए, यानी कि M1 बराबर M2, यानी कि जो दोनों पिंड बराबर के द्रव्यमान के हो, तो क्या होगा, देखो यहां से डिफरेंस था, ये ऊपर 0 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मिटा दे इसको, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपका, ये 0, ठीक है, और जी M2 माइनस ये 0, तो ये तो गए काम से, ठीक है। अब बात कर लो इसकी और इसकी, तो यहां से M1 बराबर M2 आप M मान लो, तो यहां से भी M, ये 2M हो गया, ठीक है। और ठीक है भाई, और अगर जो M1 बराबर M2 M नहीं मानते, तो M2 की जगह M1 रख दो या M1 की जगह M2 रख दो, तो ये 2M1 हो गया, M2 की जगह M1 रख दिया आपने, तो ये 2M1 हो गया, तो ये आ गया 1, समझ गए। तो ये हो गया क्या आपका U1 और ये 0। तो रिजल्ट क्या आया, यहाँ से देखो, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ M1 की जगह आपको M2 रख दिया, ये नीचे भी 2M2 हो गया, तो ये आ गया, तो V1 हो गया आपका U2 के बराबर, ये तो आपके 0 हो ही गया था, ठीक है। और जी V2 बराबर हो गया आपके U1 के, ये हमारा कंक्लूजन आया है, ठीक है, कि जो पहली वस्तु का संघट के बाद वेग हो जाएगा कितना, जितना पहले दूसरी का था, और दूसरी वाली का कितना हो जाएगा, जो संघट के पहले वाली का था, समझ गए। तो यानी कि उनके वेग आपस में बदल जाएंगे। तो अगर जो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं कि ये पहले वाली
पहलो कितने वेग से चल रही थी, पहले वाली पहले 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, जब एक ही दिशा है तो स्पीड बोल सकें, और दूसरे वाली 5 वाली, यानी कि दूसरे वाली 5 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर के बाद क्या होगा, अगर ये बराबर द्रव्यमान की होंगी तो टक्कर के बाद पहले वाली का 5 हो जाएगा और जो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कंडीशन तब की है जब दोनों वस्तु हमारी बराबर के द्रव्यमान की हो। दूसरी बात ये है कि अगर हम दूसरी वाली वस्तु को थाम दें, यानी कि बस पहले वाली आके टक्कर मारेगी और दूसरी क्या होएगा, दूसरी थमी रहेगी। तो दूसरी थमी कब रहेगी, जब U2 क्या होगा हमारा 0। तो जो दूसरी कंडीशन है इसमें 3 कंडीशन है, यानी कि जब दूसरी थम रही इसमें 3 कंडीशन बनेगी। तो देखो जी, जब हमारी तो यानी कि तब क्या होगा, U2 बराबर 0 होगा, यानी कि U2 बराबर हम 0 लेंगे क्योंकि हमारी दूसरे वाली वस्तु थम रही है संघट के पहले। तो यहाँ U2 बराबर 0 किया गया, तो यह आपका सारा 0। ठीक है जी, और यहाँ U2 बराबर किया तो ये सारा ये आपका 0। कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है भाई, तो जो बचा हमारा वो ये पोर्शन बचा। आओ जी, तो इसमें कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है। ये तो हमारी कंडीशन होगी कि वो थम रही, इसमें अलग अलग कंडीशन क्या होगी, इसमें कंडीशन होगी पहले और दूसरे वाली हमने थाम रखी, और इसमें पहली कंडीशन हमारी बनी कि जब हमारे दोनों बराबर हो, क्या कहा, दोनों बराबर हो, यानी कि M1 बराबर M2, वो वाली बात हर बार नहीं लगनी है, पहली कंडीशन बननी इसकी। तो क्या होगा, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा 0, यानी कि V1 बराबर 0, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। और जी M1 बराबर M2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आएगी, 2M1, और M1 M2 के बराबर यहाँ आपने M1 रखोगे तो ये हो जाएगा, ये इससे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा U1। इससे मतलब क्या हुआ कि अगर जो कोई हमारी दूसरी वाली वस्तु थम रही हो और पहले वाली वस्तु एक वेग से आवे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, तो संघट के बाद क्या होगा, अगर उनके द्रव्यमान बराबर होंगे, ये तो जाएगी थम और ये 5 मीटर के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अग्नि चलने लगेगी। समझ गए? अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी जी, अगर हम जोन से हमारी वस्तु थम रही उसको बहुत भारी मान ले और एक और बहुत हल्की मान ले, तो इस कंडीशन में क्या बोल लेंगे कि M2 का द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा है M1 से। तो जब M2 का द्रव्यमान बहुत बड़ा हो गया तो ये तो लगभग इसको हम तो 0 ही मान लेंगे। तो देखो अब क्या होगा, तो V1 M2 की वैल्यू बहुत, यानी कि लगभग 1 लाख, ये 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा, M1 को बस हम 0 मान लेंगे, तो ये 0 माइनस M2, तो ये माइनस M2 हो गया। और जब इसको छोटी सी वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, तो M2 और जी U1। और यहाँ से क्या होएगा भाई, V2 की वैल्यू, M1 तो लगभग क्या था 0, यानी कि बहुत छोटा, तो तब हम इसको लगभग 0 तो कह नहीं सकते, और ये बहुत छोटी चीज होगी ऊपर और ये नीचे बहुत बड़ी होगी, तो ये लगभग ये 0 ही तो आएगा। समझ रहे क्या हुआ, ऊपर तो जिससे भाग देनी वो तो बहुत छोटी और नीचे बहुत बड़ी, तो ये लगभग 0 तो आना नहीं, ठीक है, लेकिन ये 0 के ही बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
अगर जो हम इसको सोल्व करें ये आ जाएगा -u1। तो क्या होगा, अगर जो ये बहुत हल्की होगी तो ये जो पहले वाली वस्तु का वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -u1, यानी कि जिस वेग से आ रही थी उसी वेग से वापस चली जाएगी टकरा के। और जी इसका वेग ये बिल्कुल एक जो विराम में है तो ये विराम में ही बनी रहेगी। ठीक है, बहुत मामूली सी चलेगी, वो दिखनी भी नहीं, इतनी चलेगी। ठीक है, तो ये आएगी और उसी वेग से वापस चली जाएगी। अब इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर जो m1 ही बहुत भारी हो m2 से, तो उसमें देखो क्या केस बनेगा। मान लो ये बहुत भारी भागी आ रही, कौन से वेग से, u1 वेग से। ठीक है, और ये क्या है, विरामावस्था। तो देखो यहां से यानी कि v1, इसका वेग कितना हो जाएगा टक्कर के बाद। m1 बहुत बड़ी है तो जो m1 में से m2 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये आ जाएगा m1। ठीक है, और m1 में हम m2 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जी m1। ठीक है, और ये u1, तो m1 बराबर आ गया u1। और v2 की वैल्यू निकाल के देखो, ये हो गया आपका 2m1, और इसमें से आप जब इसमें m2 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये आ जाएगा m1 इंटू u1, तो ये आ जाएगी 2u1। समझ गए। तो देखो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से ये आपका होगा ये जनाब कि जो आपका पहली वाली वस्तु है जो सी बहुत भारी है वो उसी वेग से चलती रहेगी, इससे टक्कर खाने के बाद उसी वेग से चलती रहेगी। और जो सी बेचारी थम रही थी या पहली वाले के 2 गुने वेग से भागने लगेगी। ठीक है, यानी कि जो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी और एक छोटी सी वस्तु से टकराई जो विरामावस्था में थी, तो ये तो 10 से चलती रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये 20 की से भागने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका ये एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स और जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। ये क्या हो जी, देखो इनको ब्रीफ में पढ़ लो। एक अति लघु बन सके प्रश्न के अंतर बताइए क्या होते हैं, तो संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। देखो ये क्या होगा, संरक्षी बल में हो आप किसी भी संरक्षी बल के विरुद्ध काम करो तो अपने को काम उल्टा मिल जाएगा। समझ रहे किस तरह, देखो। और असंरक्षी में मिलना एक बात तो ये, ठीक है, इस बात को क्लियर करो। आपके पृथ्वी तल है, आप गुरुत्व बल हमारे क्या है, संरक्षी बल है, आप इसके विरुद्ध आपने काम किया, आप यहाँ से ले गए। ठीक है, तो पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, तो ये यानी कि हमने गुरुत्व बल के विरुद्ध काम किया जो एक संरक्षी बल है। ठीक है, तो जिसके विरुद्ध आपने काम किया भाई तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब ये वस्तु नीचे आएगी तो ये ऊर्जा मुक्त करेगी, यानी कि ये भी काम करेगी, तो यानी कि आपको जितना दोगे उतना ही मिल जाएगा। ये बात क्या है संरक्षी बल में। दूसरी बात असंरक्षी की बात, असंरक्षी की बात यानी कि जो आप काम करोगे जिस बल के विरुद्ध, अगर जो आप असंरक्षी बल के विरुद्ध काम कर रहे तो आपको उल्टा ही मिलेगा। जिस तरह देखो पृथ्वी है, आप इस पे से कोई वस्तु खींचो घसीटो, तो आपने संरक्षी बल घर्षण बल क्या है, वो हमारा एक असंरक्षी बल है, उसके विरुद्ध आपने काम करना पड़ेगा। आप मान लो कि जो वस्तु है इसमें हमारा फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगा और आप आगे की तरफ काम करोगे, तो आप इसके बल के विरुद्ध काम करोगे, तो जो सा आप इसको काम करोगे इस बल के विरुद्ध वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात तो होगी ये। दूसरी बात, अगर जो आप किसी संरक्षी बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं
तो उस पर आपका काम पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि अगर जो आपको h ऊंचाई तक ले जानी है तो आप चाहे तो इस तरह ले जाओ या आप सीधे ले जाओ, ठीक है, या आप इस तरह ले जाओ या आप इस तरह ले जाओ। यानी कि ये तो हमने गलत बना दिया। अगर जो पथ, हाँ ये भी एक पथ है, तो यानी कि ये पथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर जब इस तरह ले जाओ तब भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, इस तरह ले जाओ तब भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, इस तरह ले जाओ तब भी आपको उतना ही, कितना, जितना कि आप सीधा ले जाने में करो। समझ गए? तो यानी कि आप ये बात करो कि संरक्षी बल के विरुद्ध जो कार्य किया गया कार्य है वो किसी पथ पर डिपेंड नहीं करता, बस वो कहीं पर डिपेंड करे, बीच की न्यूनतम दूरी पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, पथ पर डिपेंड करेगा, न्यूनतम दूरी पर डिपेंड करेगा। अच्छा जी, और जो आपका देखो, अगर जो आपको यहाँ से यहाँ कोई वस्तु ले जानी है, आपने काम करना पड़ेगा कितना का जो है h ऊंचाई है, खड़ी ऊंचाई कितनी है आपकी h, तो आपको काम mgh ही करना पड़ेगा। चाहे आप इस तरह ले जाओ, इस तरह ले जाओ, इस तरह मुड़ मुड़ के ले जाओ, चाहे आप खड़े ले जाओ, तो आपने जो काम करना पड़ेगा गुरुत्व बल के विरुद्ध जो हमारे संरक्षी बल है, सब में काम mgh के बराबर ही होगा। अच्छा, और अगर जो आप यहाँ से आप किसी घर्षण बल के विरुद्ध यानी कि असंरक्षी बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वो आपका पथ पर डिपेंड करेगा। किस तरह से? देखो, वो बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करना, बीच की न्यूनतम दूरी कह रहे हैं हम यहाँ से। तो देखो, अगर जो आप यहाँ से यहाँ तक सीधा ला रहे तो मान लो 5 जूल लगानी पड़ेगी। अब बहुत दूर न घुमा कर लाए, घर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे, तो ये 10 जूल, ये लिया है 7 जूल। तो यानी कि असंरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर यानी कि रास्ते पर निर्भर करता है। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल संरक्षी बल का एक तो हमने बता दिया गुरुत्वीय बल, दूसरा है विद्युतीय बल, इंटर में पढ़ाया जाएगा। और जी असंरक्षी बल का एक एग्जाम्पल बताया हमने घर्षण बल, और दूसरा है श्यान बल। श्यान बल द्रवों की परतों के बीच में लगता है, इसको आगे पढ़ाएंगे जब श्यानता पढ़ाएंगे। ठीक है जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा परमेय। ठीक है, इसका नाम कार्य ऊर्जा परमेय है, लेकिन जो इसका बिल्कुल निचोड़ है, यानी कि निचोड़ नहीं, यानी कि जो इसकी थीम है वह है कार्य गतिज ऊर्जा परमेय। लिखे जा रहा कार्य ऊर्जा परमेय, लेकिन जो इसकी थीम है सारी जो ये काम करेगी वो है कार्य गतिज ऊर्जा परमेय। समझ गए? अब ये देखो, ये कार्य गतिज ऊर्जा परमेय क्या होगी, तो ये बहुत सिंपल है। क्या होगी, मान लो कि ये आपके कोई वस्तु है, इस पर आप जितना काम करोगे तो आप बल लगाओगे, ठीक है, आप इस पर जितना काम करोगे वही इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये है इसकी पूरी कार्य ऊर्जा परमेय का निचोड़। क्या कहा, आप कोई वस्तु, किसी वस्तु पर आप ऐसी काम कर रहे हैं जो गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, आपने ऐसी वस्तु पर काम किया, ऐसी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो W इक्वल टू क्या हो, F D cos थीटा। चलो मान लो दिशा सेम है तो FD हो गया, तो अगर जो F0 तो कार्य कहाँ से हो जाएगा, समझ गए? तो यानी कि आपने क्या किया, किसी पिंड पे कार्य किया, बल लगाया, और वो पिंड कैसा था, वो गति करने के लिए स्वतंत्र था, वो गति करने लगा, तो बिल्कुल क्या होगा, जितना आप काम करोगे उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे? जितना आप काम करोगे ये कहो कि उसकी गतिज ऊर्जा में उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। और इसको परिवर्तन को हम किस तरह बोल लेंगे, मान लो अगर जो यहाँ से इसका वेग ये इस वेग से चल रही थी, ठीक है, मान लो ये कौन से वेग से चल रही थी, u1 वेग से चल रही थी, आपने इस पर बल लगाया, काम किया कुछ, ठीक है, उसमें कुछ ये विस्थापन भी हो गया, मान लो कुछ,
ये इतना क्या हो गया, विस्थापन हो गया। देखो ये हम बता देंगे आपसे प्रूफ किस तरह करनी है। मान लो u1 वेग से पीछे से चली आई थी, आपने इस पर बल लगाया F, ठीक है। वेग आपने बल कितनी दूरी तक लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाई कितनी दूरी तक, s दूरी तक। तो जैसे आपने नियत बल लगाया तो उसका वेग बढ़ेगा, अगर जो आपने उल्टी दिशा में ना लगाया हो तो उसी दिशा में लगाया तो इसका वेग बढ़ेगा। तो वो हो गया मान लो v, एक ही पिंड है तो u1 एंड। एक बार और बता रहे क्या करना है आपने, कोई पिंड है चल रहा है नियत वेग से u वेग से, आपने उस पर बल लगाया, ठीक है, और बल लगा दिया आपने F न्यूटन का, कांस्टेंट है, और इससे उसमें क्या हो गया, s दूरी तक उसमें विस्थापन हुआ, और जी इसके बाद आपने बल लगाना बंद कर दिया, तो अब फिर वो फिर एक नियत वेग से चलने लगेगी, और वो नियत वेग उसका बढ़ के क्या हो गया था v। तो ठीक है जी, और हमने प्रूफ क्या करना है कि जितना हमने काम किया है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन कह लो वृद्धि कह लो, ठीक है। अगर जो बल उल्टी दिशा में लगा दे तो कमी हो जाएगी, तो यहाँ से परिवर्तन बोलना बढ़िया वर्ड, ठीक है। तो यानी कि आपने जितना भी काम किया वो उसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गतिज ऊर्जा में उसकी परिवर्तन हो गया, ये आपको प्रूफ करना। अच्छा जी, तो डेल्टा के का मतलब, यानी कि अगर जो हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखें तो उसको हम क्या बोल लेंगे, लास्ट में कितनी होगी थी के फाइनल, और माइनस शुरू में कितनी थी परिवर्तन, इसी को तो बोल लेंगे के इनिशियल। के फाइनल में से आपको के इनिशियल घटा देंगे। के फाइनल कितनी होगी, के फाइनल तब होगी मान लो उसका द्रव्यमान m था, तो इसका जब हम फाइनल गतिज ऊर्जा देखें तो हो जाएगी हाफ mv², ये क्या है हमारी के एफ। अच्छा जी, के एफ, और पहले वाली बल लगाने से पहले कितनी थी, वो होगी हो जाएगी आपकी के आई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हाफ mu²। भाई देखो फाइनल निकालने आपने तो फाइनल वेग लेना पड़ेगा, इनिशियल निकालने तो इनिशियल वेग लेना पड़ेगा, प्रारंभिक अंतिम। अच्छा जी, आपने क्या निकालना, के एफ माइनस के आई। अच्छा जी, तो देखो सबसे पहले आपने मान लो एफ फोर्स लगाया, तो आपने बल का आपने काम कितना करा, जितना आपने फोर्स लगाया और जितना विस्थापन हुआ। मान लो दिशा वही थी तो यहाँ से कोस थीटा वाला काम खत्म, ठीक है। लेकिन जी न्यूटन का गति का नियम क्या कह रहे हैं कि F इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू जितना उसमें द्रव्यमान था और जितना उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, और जी आ गया आपका, यानी कि आपने इतना काम किया, सिंपल है। अब एक काम करो, गति की तृतीय समीकरण लगा दो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब क्या करो इसमें, देखो हमने यहाँ से हमने हाफ mv² हाफ mu², तो हम क्या करो इसमें m/2 यानी कि हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आप हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mu², कुछ नहीं करा, m/2 से दोनों और क्या कर दी मल्टीप्लाई, और ये हाफ तो था, हाफ इस हाफ से हाफ गया, प्लस ये हो जाएगी आपकी MAS। सिंपल है, MAS क्या है, W, ये KF, ये KI, तो KF KI को हम इधर ले आए, KI इज इक्वल टू वर्क डन बाय अस, जो सा हमने काम किया, तो ये आपके डेल्टा के है हो गया, और ये W, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक भाई। अच्छा जी।